कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के बोर्ड क्वेश्चन पेपर और हमारा जो चल रहा है ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री सेट 56/1/1। ठीक है, और हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके कंसेप्ट भी, मतलब जो भी टॉपिक है उसके कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए थोड़े से आपको वीडियोस ज्यादा भी देखने पड़ेंगे पेपर सॉल्यूशन के लिए, लेकिन एक पेपर भी, अगर एक या दो पेपर का सॉल्यूशन भी आप ठीक से देख लेते हो, सुन लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमारी कंप्लीट हो गई थी क्वेश्चन नंबर 23। नाउ दिस इज द आई थिंक पार्ट फिफ्थ है ये। ठीक है, केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का, और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक का बटन प्रेस, तुम थोड़ा हार्ड है तुम्हारा हाथ, बहुत कम करते हो, देखने के बाद थोड़ा वो प्रेस भी कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आए जिससे आपकी केमिस्ट्री की स्टडी बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए and you are able to score 100 out of 100 marks in the board exam. Okay students, so let us start with the 24th question. Draw shape xenon oxytetrafluoride and bromine trifluoride. तो ये जो पहला वाला कंपाउंड है xenon oxytetrafluoride, ये नोबल गैस का कंपाउंड, ये हैलोजन का। अगर इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पूछी जाती है, शेप पूछी जाती है, तो हम दो थ्योरी से डिस्कस कर सकते हैं, एक वेस्पर थ्योरी और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। मैं दोनों से करके बताती हूँ आपको। ठीक है, कि इस तरह से कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा तो भी हम कंसेप्ट इस तरह का कर लो आप कि आपका कंसेप्ट ऐसा हो जाए कि कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए उसकी ज्योमेट्री और शेप हम कर सकें। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं और वेस्पर थ्योरी से भी कर सकते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। चलिए पहले हम हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं। तो xenon oxytetrafluoride में xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताइए। xenon का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। कैसे निकाली, इतना तो आता ही होगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। मान लीजिए xenon की ऑक्सीडेशन X है, ऑक्सीजन की क्या होती है -2 और फ्लोरीन की क्या होती है -1। इज इट क्लियर। टोटल कितना है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई आयन नहीं है, कंपाउंड आयन नहीं है, मॉलिक्यूल है। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा बताइए, 0, तो क्या हो गया +6। ठीक है, xenon के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। xenon के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6। ठीक है, आपको अच्छे से पता है नोबल गैस का यही तो होता है। नोबल गैसेस का, ये कैसे आपको पता है, नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का क्या होता है NS2 Np6। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट होती है 5s2 5p6। यहां पर 5d वैकेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास xenon के ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ड्रॉ सिर्फ शेप नहीं करा रही हूं, मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रही हूं कि xenon की कोई भी दूसरा कंपाउंड आएगा तो आप ज्योमेट्री कैसे निकाल सकते हो। ओके, तो आपके पास xenon के ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये हो गया 5s2 5p6। अंडरस्टूड। और आपके पास 5d क्या है, वैकेंट है। 5d क्या है, वैकेंट है। ठीक है, अब आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन xenon का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +6 oxidation state, there must be the 6 half-filled orbitals. So how it is possible? एक 5p का इलेक्ट्रॉन 5d में जंप किया, 2 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएंगी। सेकंड किया 4, और आपके पास अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन भी जंप किया तो क्या हो जाएंगे भाई, आपके पास हो जाएंगे 3 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स, सॉरी 6 हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल्स, 3p में और 3d में। तो xenon +6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5s2 5p3 एंड 5d3। ओके, 5s2 5p3
और है आपके पास 5d3। तो देखिए कितने हाफ फिल ऑर्बिटल्स हो गए, हाफ फिल ऑर्बिटल्स हो गए आपके पास 6। नाउ xenon undergo, because how many bonds it is forming, xenon ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड में xenon कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, 4 फ्लोरीन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ, तो उसको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए इक्वल एनर्जी की। तो ऐसा कोई हाइब्रिडेशन है ही जिसमें 3 p और 3 d इन्वॉल्व होगा, s तो होगा ही, तो यहां पर हाइब्रिडेशन होगी sp3d3। इज इट क्लियर? sp3d3। sp3d3 का मतलब सॉरी बेटा, यहां पर ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड बना रहा है, वेरी सॉरी, ऑक्सीजन के साथ xenon क्या बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है। आपको अच्छे से पता है कि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनेंगे ना, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। तो xenon ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, और xenon ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड में xenon ने सिग्मा बॉन्ड बनाए 5, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। सो फ्रॉम द लास्ट यू लीव 1 हाफ फिल d orbital for the formation of pi bond. So this is for the formation of pi bond with oxygen. तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। xenon अंडरगो हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d2, और इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। तो अब आप बताइए, अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d2 होती है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है? sp3d2 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, ये मत भूलिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, एक्सियल पोजीशन पर आएगा, और एक ऑक्सीजन के साथ उसने क्या बना रखा है, एक ही ऑक्सीजन है उसके साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। इज इट क्लियर? तो आपके पास ये ज्योमेट्री हो गई, क्योंकि sp3d2 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ एक लोन पेयर आ गया, तो ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो गई? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर है और एक पिरामिड है, मतलब एक एक्सियल पोजीशन पर ऑक्सीजन है और एक एक्सियल पोजीशन पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको वेस्पर थ्योरी से भी करके दिखाती हूँ, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, बताइए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से कैसे करेंगे। ये था आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। ये काउंट कर लीजिए कि सबसे पहले वेस्पर थ्योरी से करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, ये देखते हैं। इज इट क्लियर? तो सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, देखने के लिए उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। xenon के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8। इज इट क्लियर? 8 में से इसने 4 शेयर किए फ्लोरीन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओके, और 2 शेयर किए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आपको अच्छे से पता है वेस्पर थ्योरी ये कहती है अगर किसी एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी कोई बना रहा है सेंट्रल एटम, दैट इज कंसीडर्ड द सिंगल बॉन्ड पेयर, तो भी हम उसे सिंगल बॉन्ड पेयर ही मानेंगे। यानी सेंट्रल एटम पर अगर मैं ये कहूं वेस्पर थ्योरी से कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, तो आप कहोगे कि सेंट्रल एटम पर 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड पेयर हैं। ओके, सेंट्रल एटम ए, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1। मैडम ये तो 2 बॉन्ड पेयर थे, क्योंकि वेस्पर थ्योरी ने कहा था अगर सेंट्रल एटम किसी के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो वी मस्ट कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ सिंगल बॉन्ड पेयर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री। ओके, इसीलिए हमने 1, 2, 3, 4 और ये अकेला एक ही बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे 5। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है, AB5L। किस टाइप का है, AB5L, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और आपको अच्छे से पता है AB5L टाइप का मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन पहले वेस्पर थ्योरी से सॉल्व कर लें। इस तरह से अगर आप वेस्पर थ्योरी से ज्योमेट्री निकालना चाहते हो वेस्पर थ्योरी से निकालिए, हाइब्रिडेशन से निकालना चाहते हो हाइब्रिडेशन से निकालिए। बोरोन ट्राइफ्लोराइड सॉरी ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड में ब्रोमीन के सेंट्रल एटम पे बताइए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 5 6 7 होते हैं। क्यों? ब्रोमीन एक हैलोजन है, हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 ओके। चलिए उसमें से इसने 3 किसके साथ शेयर कर लिए? फ्लोरीन के साथ। बना दिया हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बताइए सेंट्रल एटम पर कितने बॉन्ड पेयर, कोई मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर? तो भाई यहाँ पर है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है? AB3L2 टाइप। किस टाइप का है? AB3L2 टाइप। ओके, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। और वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा है जो मॉलिक्यूल AB3L2 टाइप का होता है उसकी ज्योमेट्री होती है टी शेप। क्या होता है? टी शेप। चलो ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ब्रोमीन, ठीक है, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। यहाँ पर हैं 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम पर, 2 लोन पेयर जो होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और ये होंगे आपके पास 3 फ्लोरीन। इज इट क्लियर? तो ज्योमेट्री हो गई टी शेप। इसी तरह से ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी तरह से ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया बेटा, आपको पूरा कांसेप्ट डिस्कस किया है कि वेस्पर थ्योरी से हम ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन से कैसे निकालते हैं। अब ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट लगाएंगे। इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। कैसे निकालिए? ब्रोमीन X 3 into फ्लोरीन -1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +3। ओके, तो ब्रोमीन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ब्रोमीन का वैलेंस शेल में बताओ, फ्लोरीन 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, ठीक है। ब्रोमीन क्या हो जाएगा? 4s2 4p5। ओके, 4d वैकेंट है। तो इसके पास कितने हाफ फिल ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में? तो भाई ब्रोमीन के पास एक ही हाफ फिल ऑर्बिटल है। और डी क्या है बताइए? डी वैकेंट है। अब ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम ले लें +3 मतलब 3 हाफ फिल ऑर्बिटल। कब होंगी? जब एक इलेक्ट्रॉन 4p का किसमें एक्साइट हो जाएगा? 4d में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 4p4 और 4d1। ओके, 4s2 4p4 4p4 और 4d1, ठीक है। ये ब्रोमीन की किस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ब्रोमीन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो यहाँ पर, यहाँ 2 लोन पेयर है, कोई पाई बॉन्ड बनाया है क्या? नहीं, तीनों सिग्मा बॉन्ड ये फ्लोरीन के साथ है ना, सिंगल बॉन्ड है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन होगा आपके पास, कोई पाई बॉन्ड तो बनाया नहीं कि लास्ट की आपको हाफ फिल ऑर्बिटल छोड़नी पड़ेगी, नो। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपके पास sp3d। क्या हो गया? sp3d। sp3d में 2 लोन पेयर, बताइए। sp3 मतलब ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होता है, और 2 लोन पेयर का मतलब है 2 लोन पेयर आ जाएंगे कहां पर? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो शेप क्या हो जाएगा? बोलो, टी शेप। क्या हो जाएगा? टी शेप, ठीक है। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट से भी इसे कर सकते हैं। तो जब भी इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री आए या नोबल गैसेस की कंपाउंड की ज्योमेट्री आए, शेप पूछा जाए आपसे, तो इन्हीं कंसेप्ट को लेके आप यूज करके कीजिए, या तो वेस्पर थ्योरी या फिर हाइब्रिडाइजेशन। आई होप you have cleared with this question. So let us move to the next question, that is formula of the coordination complex are given, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे रखा है और आपको कहा है कि इनके क्या ड्रॉ कीजिए? स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए।
ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर्मूला दे रखा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो फॉर्मूला देखिए, नाम है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट। ओके, और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जिंक की ऑक्सीडेशन है 2। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट और ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। क्या करना है आपको? आप ये पहचानिए कि कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक या एनायनिक है, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है। तो हमने पहचान लिया कि इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये काउंटर आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। और मेटल एटम के नाम के आगे ATE लगा हुआ है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आयन है। ये मेटल के नाम के आगे क्या लगा है? ATE लगा है, इसका मतलब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इज इट क्लियर? अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल है जिंक, काउंटर यानी ये आपका एनायन है, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, और सिंपल आयन क्या है? कैटायन है। सिंपल आयन है पोटेशियम, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल कौन सा है? जिंक है। इज इट क्लियर? और टेट्रा हाइड्रोक्सीडो मतलब 4 हाइड्रोक्सी, 2 लिगेंड है। हो गया। अब पोटे काउंटर आयन के नंबर कैलकुलेट कीजिए। काउंटर आयन के नंबर कैसे कैलकुलेट करें भाई? काउंटर आयन के नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज निकालना है। ठीक है, तो आपके पास जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और हाइड्रोक्साइड का कितना चार्ज होता है? बोलो, -1। तो आपके पास चार्ज हो गया +2 -4 दैट इज -2। -2 हो गया। अब -2 को बैलेंस करने के लिए कितने पोटेशियम आने चाहिए भाई? बाहर 2 आने चाहिए। -2 को बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम पे चार्ज होगा +2, तो इसका पूरे का चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स हो गया K2ZnOH4। समझ में आया? यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम को देखकर पहले ये पहचानिए कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक है, काउंटर आयन कौन सा है और कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है। उसके बाद में फिर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे इसमें देखो हेक्सामाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। अब प्लैटिनम मेटल आयन है, अब इसमें AT तो लगा नहीं है, इसका मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपके पास कैटायन का नाम है, और क्लोराइड ये आपके पास क्या है? काउंटर आयन है यानी एनायन है। तो कैटायन क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। अब कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल देखिए, मेटल है प्लैटिनम, और हेक्सा अमाइन मतलब 4 हेक्सा 6 अमाइन है। इज इट क्लियर? और क्लोरीन, बाहर क्लोरीन। अब काउंटर आयन के नंबर कैसे होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज काउंटर आयन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, क्योंकि टोटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन ऑल तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे चार्ज। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है +2। अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सॉरी, अमोनिया पे क्या चार्ज होता है? 0, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो हो गया आपके पास +2, मतलब टोटल इस कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज है? +2। अब +2 को बैलेंस करने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए बताइए? 2 क्लोरीन चाहिए। +2 -2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया बेटा फॉर्मूला? ये हो गया आपके पास प्लैटिनम, स्क्वायर ब्रैकेट में प्लैटिनम 6 अमोनिया लिगेंड, बाहर Cl2, ये कॉम्प्लेक्स आयन और ये काउंटर आयन, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास। व्हाट हैपन व्हेन, एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट प्रोपेनॉन, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलाइज्ड, और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस किया। सेकेंड, बेंजीन is treated with acetyl chloride
in presence of anhydrous aluminium chloride। स्टूडेंट जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। चलो तो देखिए आपने, अब क्वेश्चन देखिए। प्रोपेनॉल इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है ये। प्रोपेनॉल इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक पोलर कंपाउंड है, तो इसका निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, और पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के पास, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, CH3 CH3 और एक CH3 यहां पर आ गया OMgBr, ये हो गया आपके पास एडिशन कंपाउंड। When this compound undergo the hydrolysis in presence of acidic medium, हाइड्रोलिसिस, तो रिएक्शन कैसे हुई, रिएक्शन ऐसे हुई, ठीक है। तो आपके पास कंपाउंड बन गया CH3C CH3OH प्लस MgBrOH, ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बन गए ये, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नाम प्रोडक्ट का, रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये रिएक्शन थी, ठीक है। इसके बाद है बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड। ये एक नेम रिएक्शन है, बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, ये वो रिएक्शन है, बेंजीन को अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इज इट क्लियर? बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H प्लस जाएगा और H प्लस की जगह क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OR। ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहा जाता है इसको, वही रिएक्शन है। यहां पर एसिड क्लोराइड कौन सा दिया है, एसिटिल क्लोराइड दे दिया, ओके। तो आपके पास R की जगह क्या हो जाएगा, CH3, और ये कंपाउंड क्या बनेगा, इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनॉल, या फिर दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है फिनाइल मिथाइल कीटोन, फिनाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हो आप। अंडरस्टूड? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। देखिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था, राइट द नेम ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेकेलाइट, दो पॉलीमर दे रखे हैं, पॉलीमर यूनिट में बहुत छोटी सी, बहुत स्वीट सी यूनिट है। पॉलीमर यूनिट में आप एक काम तो जरूर करना, सभी पॉलीमर्स उनके मोनोमर्स का स्ट्रक्चर, वो पॉलीमर है, टेबल बना लीजिए कि ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर ये है, ठीक है। उन कम से कम, और उन पॉलीमर का यूज क्या है, कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने इस क्वेश्चन पेपर में देखा 3 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ मोनोमर पे हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन था पीवीसी का मोनोमर क्या है,
अब आ गया कि बेकेलाइट और दूसरा है आपके पास नियोप्रीन का मोनोमर क्या है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट है। दिस इज द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस इज द 27th क्वेश्चन। ओके, वी हैव डिस्कस्ड 26 जो अभी हमने किया पहला वो 26 क्वेश्चन था। 27th क्वेश्चन है मोनोमर बताइए। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पॉलीमर पे, सिर्फ मोनोमर पे बेस्ड था। मोनोमर आपसे पूछा है बेकेलाइट का, कम से कम बेटा इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, दूसरा आपके पास पूछा है नियोप्रीन का। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात तो है नहीं, मोनोमर सभी पॉलीमर के याद होना चाहिए। मैं आपको बेकेलाइट के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। इज इट क्लियर? स्विच वगैरह बनाने में, प्रेशर कुकर के हैंडल बनाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर के जो हैंडल होते हैं वो बनाने में हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, स्विच है, इलेक्ट्रिक बोर्ड के जो स्विच होते हैं वो बनाने में। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, हीट करने पर हार्ड इनफ्यूजिबल मास में कन्वर्ट हो जाता है, इसे दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो बेकेलाइट के बारे में ये चीजें भी आ सकती है। ये किस टाइप का पॉलीमर है, इसकी मोनोमर क्या है। ठीक है, तो बेकेलाइट जो है एक 3 डायमेंशनल क्रॉस चेन पॉलीमर है। 3 डायमेंशन मतलब क्रॉस एक यू कैन से लीनियर पॉलीमर नहीं बनेगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनेगा। ठीक है, ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ध्यान रखिएगा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इसको थोड़ा सा एडिशनल चीजें मैं आपको बता रही हूँ, याद रखने की, या तो सिर्फ मोनोमर ही लिखना है। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, हार्ड हीट करने पर हार्ड इनफ्यूजिबल मास में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, इसका यूज स्विच बनाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर के हैंडल वगैरह बनाने में करते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर किसका है, तो इसके मोनोमर है भाई फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ इतना ही था, मोनोमर क्या है, बाकी मैंने फॉर्मल्डिहाइड इसके बारे में, बेकेलाइट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। तो बेकेलाइट के मोनोमर है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। नियोप्रीन एक रबर है, इज इट क्लियर? नियोप्रीन एक रबर है, इसे क्लोरोप्रीन रबर भी कहते हैं। इसका मोनोमर है 2-chloro-buta-1,3-डाइन। ये एक रबर है, याद रखिएगा, नियोप्रीन एक रबर है। ठीक है, इसका मोनोमर है 2-chloro-buta-1,3-डाइन। So this is the structure of monomer of neoprene, 2-chloro-buta-1,3-डाइन। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अब हमारा शुरू होता है इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी। सेक्शन ए में सारे 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन किसके थे, 2 मार्क्स के थे, और सेक्शन सी में क्वेश्चंस कितने हैं, 3 मार्क्स के हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेक्शन सी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है बेटा, तो सेक्शन सी शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बोर्ड क्वेश्चंस जो हैं। आप रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं है भाई कि बच्चा आंसर रट के दे देगा, नहीं, सारे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द सेक्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 28। ओके, चलिए क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। इसमें इंटरनल चॉइस भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, एसिटिक एसिड अमोनिया हीट कर दो, ए बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में 100% मार्क्स होते हैं अगर आपको आती है ऑर्गेनिक तो। ठीक है, मार्क्स कटते ही नहीं है। सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड बी बन जाएगा, ए और बी का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, दूसरा है नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन आयरन HCl है। ठीक है, ए बनेगा। उसके बाद सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, बी बनेगा। ठीक है, अगला सी है, ये है आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और कॉपर साइनाइड है, हीट कर देना भाई।
और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर लेना। भाई बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक एक रिएक्शन बहुत ढंग से निकाल के दी हुई है इसमें। तो देखिए एसिटिक एसिड, पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही। कार्बोक्सिलिक एसिड किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड है? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, अमोनिया बेस है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और फिर रिएक्शन करेगा तो फिर इसे हीट कर दो। ये रिएक्शन कर रखी होगी भाई, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या बन जाएगा आपके पास? अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाइड। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ए हो गया। ठीक है, इथेन अमाइड। अब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं, इथेन अमाइड या एसिटामाइड, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इसका मतलब, कहीं इसको देख के आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन। आप तो याद आ गई होगी। एसिड अमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन या KOH ब्रोमीन देखते ही याद आ जानी चाहिए। ये कौन सी नेम रिएक्शन है? हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। ओके, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। सोडियम NaOBr लिखे, सोडियम हाइपोब्रोमाइड लिखे, या फिर NaOH ब्रोमीन लिखे या KOH ब्रोमीन लिखे। अगर एसिड अमाइड इनके साथ रिएक्शन करती तो हॉफमैन्स डिग्रेडेशन होती, मतलब एक कार्बन एटम कम वाली अमाइन बनती है। तो आपके पास मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2। साइड प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। लेकिन यहाँ पर तो यही पूछा है कि ए बी बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेन बनेगा आपके पास मीथेन अमाइन। सो पहले क्वेश्चन में ए का आंसर था, क्या था आपके पास? ए का आंसर था, यहाँ तो सिर्फ आपको आंसर लिखना है। ए का आंसर था इथेन अमाइड और बी का आंसर क्या है? मिथाइल अमाइन। ये रिएक्शन है हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। इज इट क्लियर? चलिए बी क्वेश्चन देखिए आपके पास, बहुत अच्छी रिएक्शंस है बेटा। नाइट्रोबेंजीन, सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट इसका। नाइट्रोबेंजीन का किया आपने रिडक्शन। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोबेंजीन आयरन और HCl तो रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको पता है। नाइट्रोबेंजीन आयरन HCl, टीन HCl, ठीक है। या फिर यहां ये भी दे सकता था टीन HCl। इनके प्रेजेंस में फेरस क्लोराइड भी दे सकता था HCl। इनके प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू एनिलीन। तो ए क्या है? एनिलीन है। और इसको तो ये तो पूरे ऑर्गेनिक में फेमस है। अगर एनिलीन सोडियम नाइट्राइट HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये देखते ही आपको याद नहीं आई कि ये रिएक्शन कौन सी है? डाइजोटाइजेशन है। अगर ये भी याद आ जाती है कि ये रिएक्शन डाइजोटाइजेशन है, डाइजोटाइजेशन से बी बन रहा है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से फिर डेफिनेटली क्या होगा? एनिलीन होगा, और एनिलीन से क्या होगा? डाइजोटाइजेशन होगा। इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन ही बता रही है आपको, सोडियम नाइट्राइट HCl और कोई रिएक्शन है ही नहीं ऑर्गेनिक में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये डाइजोटाइजेशन है, और डाइजोटाइजेशन होके क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड N+Cl-। ये हो गया आपका बी। इज इट क्लियर? तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये देखिए थर्ड। अब किसी रिएक्शन को हम आगे कर ले, चाहे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी यहां हमने फिनिश किया और उससे आगे रिएक्टेंट हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया। तो आपको याद होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन थी डाइजोनियम सॉल्ट की। डाइजोनियम सॉल्ट में रिप्लेसमेंट बाय CN, रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, डीअमाइनेशन रिएक्शन है ना, डाइजो ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हो। तो कॉपर साइनाइड के साथ या KCl के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो इसका कॉपर साइनाइड ना, KCl क्यूप्रस साइनाइड के साथ ही, कॉपर साइनाइड के साथ ये, तो डाइजो ग्रुप रिप्लेस हो जाता है नाइट्राइल ग्रुप से। -N2 निकल गया और आपके पास क्लोराइड आया। इज इट क्लियर? तो क्या बन जाता है? बेंजोनाइट्राइल। क्या बन गया?
benzonitrile. This is the replacement by Cn minus ion. Diazo group is replaced by Cn minus ion. So A is benzonitrile. Now benzonitrile undergo the hydrolysis. When benzonitrile undergo the complete hydrolysis, it forms benzoic acid. ठीक है, ये किया हुआ है आपने, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा है नहीं। नाइट्राइल का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड बनता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इज इट क्लियर? तो क्या बन जाएगा आपके पास भी, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस में आपके पास जो क्वेश्चन था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है डिस्टिंग्विश टेस्ट का। देखिए डिस्टिंग्विश टेस्ट का क्या क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश टेस्ट का एक दो क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आते हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। वो एल्कोहल फिनॉल है या डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल भी दे सकता है, हेलोल्केन, हेलोरीन, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कीटोन डिफरेंट टाइप के। ठीक है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, एक नहीं देता। एक एलिफेटिक कीटोन हो सकता है, एक एरोमेटिक हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी डिस्टिंग्विश टेस्ट हो सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑर्गेनिक के हर लेसन में है, और डिस्टिंग्विश टेस्ट का क्वेश्चन आना बहुत, मैं कह सकती हूँ 99.99% श्योर है कि एक क्वेश्चन तो हमेशा डिस्टिंग्विश टेस्ट का होगा ही। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए डिस्टिंग्विश टेस्ट के, 2 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ही आपके पास ए पार्ट है। डिस्टिंग्विश, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, सबसे पहले आपके पास एनिलीन एंड इथेन अमाइन। एनिलीन एंड इथेन अमाइन में कैसे डिस्टिंग्विश करें। देखिए भाई, स्ट्रक्चर बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एनिलीन, एक टेस्ट आप ढंग से एक्सप्लेन कर दीजिए बस। ठीक है, रिएक्शन लिख के कीजिए। एनिलीन और इथेन अमाइन, ये दोनों ही प्राइमरी अमाइन है। ये दोनों ही क्या हैं, प्राइमरी अमाइन है। बोथ दीज आर प्राइमरी अमाइंस। ये दोनों प्राइमरी अमाइन है। भाई प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन होता तो कहेंगे हम लोग लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, नाइट्रस एसिड है ना। दोनों ही प्राइमरी अमाइन है। जब दोनों ही प्राइमरी अमाइन है तो डेफिनेट एक एलिफेटिक होगा और एक एरोमेटिक होगा। यू कैन डिस्टिंग्विश, हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय नाइट्रस एसिड। ओके, नाइट्रस एसिड से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, गिव डाइजोनियम सॉल्ट। क्या देगा, डाइजोनियम सॉल्ट देगा। इज इट क्लियर? क्या देगा, डाइजोनियम सॉल्ट। एंड दिस डाइजोनियम सॉल्ट फर्दर गिव्स कपलिंग रिएक्शन। ये डाइजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ कपलिंग रिएक्शन फिनॉल के साथ या एनिलीन के साथ, हम फिनॉल के साथ शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम pH 9 to 10। ओके, तो फिनॉल के साथ ये ऑरेंज कलर की डाई बनाएगा। क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई, ये टेस्ट कपलिंग रिएक्शन का टेस्ट डाइजोनियम सॉल्ट ही देता है, और डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो एनिलीन ही बनाता है, एरोमेटिक अमाइन ही बनाता है। तो एनिलीन ये टेस्ट देगा, बट मिथाइल अमाइन डू नॉट गिव कपलिंग टेस्ट। तो क्या करेगा ये, फिर ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल देगा। क्या बनाएगा ये, नाइट्रस एसिड के साथ कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं, कोई डाइजोनियम सॉल्ट नहीं, इट गिव्स द एल्कोहल। ओके, बैलेंस कर लीजिएगा, एल्कोहल देगा। तो अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल मिला तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, और अगर कपलिंग रिएक्शन हुई तो समझ लीजिए क्या है, बोलिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, यानी एनिलीन है। सो दीज आर द टेस्ट बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू प्राइमरी अमाइन, वन इज एलिफेटिक एंड अनदर इज एरोमेटिक, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। याद रखिए आप, ठीक है, पहले डाइजोटाइजेशन फिर कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास
एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। ओके, चलिए एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो इसमें एक तो प्राइमरी अमाइन दिया है और एक एन मिथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन दिया है, एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है, दिस इज एनिलीन प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंड एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करें? सबसे अच्छा टेस्ट है कार्बिल अमाइन टेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देते। प्राइमरी अमाइन दोनों देते हैं, एलिफेटिक भी देते हैं और एरोमेटिक भी देते हैं। कार्बिल अमाइन टेस्ट याद कर लीजिए अच्छे से। अगर एक प्राइमरी आ जाए, एक सेकेंडरी अमाइन आ जाए, तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे किससे? कार्बिल अमाइन टेस्ट से। ठीक है, कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या कहता है? प्राइमरी अमाइन बहुत अच्छा टेस्ट है, रिएक्शन करेगा इन विद द क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। ओके, एल्कोहलिक। तो आपके पास आइसोनाइट्राइल कंपाउंड देगा, इसे को कार्बिल अमाइन कहते हैं, आइसोनाइट्राइल प्लस साइड प्रोडक्ट। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में टेस्ट में तो लिखना ही पड़ेगा भी साइड प्रोडक्ट भी। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया, क्या बन गया? ये बन गया आपके पास बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोनाइट्राइल कह दीजिए। इस बेंजीन आइसोनाइट्राइल में एक ऑफेंसिव ऑर्डर है, इसे कार्बिल अमाइन भी कहते हैं कंपाउंड को, ऑफेंसिव ऑर्डर। एक ऑफेंसिव ऑर्डर वाला अगर कंपाउंड बना तो हम कहेंगे ये अमाइन प्राइमरी अमाइन है। एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट गिव कार्बिल अमाइन, डू नॉट गिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। ये कार्बिल अमाइन टेस्ट नहीं देंगे, ये एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके ऐसा ऑफेंसिव ऑर्डर वाला कंपाउंड नहीं बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो जब भी प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी या टर्शियरी के साथ डिस्टिंग्विश करने के लिए आए तो आप कौन सा यूज करना? कार्बिल अमाइन। अगर जो दो प्राइमरी आ जाए, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो किसका यूज करना? कपलिंग रिएक्शन, पहले डाइजोटाइजेशन फिर कपलिंग, जो कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन देगा लेकिन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं देगा। क्लियर हुए? चलिए आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 28 का। ए पार्ट में आपके पास दो डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं। फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट में कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स नाम लिख के चले जाते हैं, that these can be distinguished by कार्बिल अमाइन टेस्ट। You won't get full marks. You have to write reaction also. रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी कि किस कंपाउंड ने ये टेस्ट दिया और उसके रिएक्शन क्या थी। ठीक है, चलिए बी में आपसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इन कंपाउंड को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से लिख दो, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनामाइन और ब्यूटेन। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ कंसेप्ट देख लें। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट ये बेटा, बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो मोलार मास और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे कंपाउंड का मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेकंड, जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाता है। क्योंकि कोलेंट कंपाउंड को जब आप बॉइल करते हो तो क्या होता है, तो वो कोलेंट कंपाउंड में से एटम सेपरेट नहीं होते, मॉलिक्यूल्स जो आपस में लिंक्ड है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं। इन आइस H2O molecules are present. In liquid water also H2O is present. In the water vapors also H2O is present. H2O is present. Hydrogen and oxygen are not separated. In liquid water also H2O and in vapors also H2O.
क्या सेपरेट हुआ, क्या टूटा, क्या उनमें फिर वो टूटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर के मॉलिक्यूल में लिक्विड स्टेट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टूट गया और वो वाटर के मॉलिक्यूल से एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इज इट क्लियर? जब भी किसी कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग, बॉइल करते हैं, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो टूटता है कोवैलेंट कंपाउंड में। तो ये आपके पास है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनमाइन, ब्यूटेन। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक किस पे, एक डिपेंड करेगा आपके पास मोलार मास और दूसरा आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर? दो मेन फैक्टर हैं जिनके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, वो एक थर्ड फैक्टर आ जाता है, लेकिन मेन दो हैं, दैट इज मोलार मास एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें पता है ब्यूटेनॉल एक अल्कोहल है, ओके, और ब्यूटेनमाइन क्या है, मोलिकुलर मास में तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं इनमें। ब्यूटेनमाइन क्या है, ब्यूटेनमाइन एक अमाइन, क्या है, नाम ही बता रहा है अमाइन है भाई। और ब्यूटेन क्या है, अल्केन है कि नहीं? ठीक है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, भी सबको पता है। तो अमाइन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हमें ये भी पता है। तो अल्केन के मॉलिक्यूल के बीच तो बहुत वीक अट्रैक्शन होता है, दैट इज डिस्पर्शन फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाला फोर्स तो सबसे वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन, वैसे इसका मोलार मास भी कम है ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनमाइन से, और फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक है। तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट तो अपने अल्कोहल और अमाइन से कम ही होगा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके अल्केन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, वीकेस्ट फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स। So due to presence of a strong intermolecular force of attraction and high molecular mass also in alcohol and amine, then respect to butane, these are the high boiling point. ठीक है, इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और अमाइन में भी। अब इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यहाँ होगा। देखिए, आपको ये पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है देन कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये कंसेप्ट काम करेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बिकॉज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है, ब्यूटेनॉल का सबसे ज्यादा, ब्यूटेन अमाइन का उससे कम और ब्यूटेन का उससे कम। इज इट क्लियर? आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 28। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और आई होप इस तरह के दूसरे क्वेश्चन भी अब आप सॉल्व करोगे, दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट भी आ गए तो आप अरेंज कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चन के पीछे जो का बेसिक कंसेप्ट आ रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है। टिल दैट ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम रिपीटिंग अगेन, स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में भी लिख के बताइए कि जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।